घूमने वाली सियासत क्या अब बदल चुकी है? क्या अब देश में मुस्लिम राजनीति के दिन जा चुके हैं? क्या राजनीति में मुस्लिम राजनेताओं की अहमियत खत्म हो गई है? क्या मजबूत मुस्लिम चेहरों में सिर्फ ओवैसी ही नजर आते हैं? आजम खान और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेताओं का प्रभाव भी कम हो रहा है क्या? और मुस्लिम राजनेता के तौर पर उभरने वाले हुमायूं कबीर क्या एक बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर स्थापित हो पाएंगे, या फिर अन्य राजनीतिक दल मुस्लिम राजनीति से उठकर तमाम वर्गों को भी साधते नजर आ रहे हैं? क्या है इसके पीछे की कहानी? क्यों आ रहा है बदलाव? बताते हैं आपको। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। जब बात हो मुस्लिम पॉलिटिक्स की तो राष्ट्रीय स्तर पर तस्वीर भले ही अलग नजर आ सकती है, लेकिन राज्य की राजनीति अलग होती है। राज्यों की राजनीति में अभी भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम ही मुस्लिम आबादी को साधने के लिए काफी होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस नाम की जिसकी हाल ही में काफी चर्चा रही है। हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर की, जो बाबरी मस्जिद की नींव रखकर चर्चा में आए और मस्जिद के शिलान्यास के दौरान बड़ी संख्या में उन्होंने भीड़ भी जुटाई, मस्जिद निर्माण के लिए चंदा भी मांगा और वोट भी। बाबरी की नींव रखने के ऐलान के बाद शुरू हुए विवाद के चलते ही ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। माना जा रहा था कि ममता को हुमायूं के उस कदम से डर था कि कहीं भाजपा द्वारा लगाए जाने वाले तुष्टीकरण के आरोप पुख्ता न साबित हो जाए ममता के खिलाफ। तो अपनी सेकुलर वाली छवि को बचाने के लिए ममता ने हुमायूं को अलग कर दिया, जिसके बाद हुमायूं ने अपना नया दल जनता उन्नयन पार्टी बनाकर ममता को ही बंगाल में हराने की चुनौती दे दी। मुस्लिम वोटर ममता का कोर वोट बैंक माना जाता है, जिसे अपनी तरफ करने के लिए हुमायूं कबीर ने ओवैसी से गठबंधन का ऐलान भी कर दिया है, जिसकी जल्द ही आधिकारिक घोषणा होने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनीति में एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है, जो एआईएमआईएम के प्रमुख हैं। इस्लाम और उसके मानने वालों के हक की बात करते नजर आते हैं। भले ही उनकी छवि मुस्लिम नेता की है, लेकिन उन्हें सेकुलर माना जाता है। अगर बात करें मुस्लिम प्रभाव की, तो बिहार में मुस्लिम वोट और ओवैसी दोनों की ताकत रिजल्ट आने के बाद साफ हो गई। बिहार में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर हैं और ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और 5 सीटें जीत भी ली। और अब ओवैसी बंगाल में भी अपने सियासी जमीन तलाशने उतर रहे हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि समय के साथ राजनीति के तौर तरीके बदल रहे हैं। एक दौर था जब मुस्लिम समुदाय किस पार्टी को वोट करेगा इसके लिए फतवा जारी होता था, लेकिन यह फतवा मुस्लिम समुदाय के खास पहुंच रखने वाले या लोकप्रिय नेता के अनुसार ही होता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब सभी दल टोपी लगाए सिर्फ दरगाह नहीं जाते, बल्कि अब नेता पगड़ी भी बांधते हैं और मंदिर भी जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि राजनीतिक दलों को मुस्लिम वोटरों की जरूरत नहीं है या फिर मुस्लिम नेताओं की जरूरत नहीं है, बल्कि वो मुस्लिम राजनीति से बढ़कर नए प्रयोग करना चाहते हैं। हिंदुत्व और राम मंदिर के सहारे सत्ता में मजबूत हुई भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अब राजनीतिक दलों को समझ आ गया है कि किसी एक वर्ग विशेष को साधकर सत्ता की कुर्सी नहीं मिलेगी, बल्कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। इतना ही नहीं, इस बदलाव के पीछे एक बड़ी वजह आत्मविश्वास भी है। सदियों से जिन राजनीतिक दलों के साथ मजबूती से मुस्लिम वोट बैंक रहा है, उन्हें यह विश्वास है कि हमारा कोर वोट बैंक कहीं नहीं जाएगा, भले पार्टी में कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा हो या ना हो, जिसका ताजा उदाहरण यूपी बंगाल में साफ देखने को मिल रहा है। जहां बंगाल में ममता को हुमायूं की जरूरत अब नहीं रही, तो वहीं अखिलेश यादव अब पीडीए की बात कर रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर मुस्लिम नहीं, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक है। वो अल्पसंख्यक जिसमें मुस्लिम के साथ साथ सिख, बौद्ध, जैन शामिल होते हैं। दबे शब्दों में अगड़े और आधी आबादी भी इसमें शामिल होते हैं। इस बीच यूपी में 2 बड़े मुस्लिम चेहरों के प्रभाव को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में आजम खान का दबदबा धीरे धीरे कम होने के बाद कांग्रेस से अखिलेश यादव के साथ आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी खास से एक्टिव नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए ऐसे नेताओं की अहमियत बची है? आजम खान मौजूदा वक्त में जेल में है। उनकी राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन एक वक्त था जब उनका सिक्का बोलता था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक नेता जब आज जेल में है, तो मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए पार्टी को एक बड़े मुस्लिम चेहरे की जरूरत थी, जिसे एक वक्त पर बसपा में रहे कद्दावर नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ सपा में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब पूरा कर रहे हैं। लेकिन क्या जेल में बंद आजम खान और नए नए सपा में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नाम पर मुस्लिम वोट ट्रांसफर होंगे?
इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है जब आजम खान का नाम समाजवादी पार्टी के ही एक नेता ने विवादों में ला दिया। खबर आई थी कि मुरादाबाद के सपा नेता यूसुफ मलिक ने जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात की थी और आजम खान ने यूसुफ मलिक को मीडिया के जरिए मुस्लिम समुदाय तक अपना संदेश पहुंचाने को कहा था। संदेश था कि ईरान अमेरिका जंग को लेकर मुसलमान काले कपड़े पहने और काली पट्टी बांधकर नमाज के बाद प्रदर्शन करें। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि ईद के दिन कोई भी काले कपड़े ना पहने, कोई प्रदर्शन ना करे, बस ईरान की कामयाबी के लिए दुआ करे। बाद में जांच के दौरान पता चला कि आजम खान ने उस दिन जेल में कोई मुलाकात ही नहीं करी थी। अब रामपुर पुलिस ने भ्रामक और भड़काऊ संदेश फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यानी सपा नेता यूसुफ मलिक अपने तो फंसे ही फंसे, आजम खान को भी बिना वजह विवादों में ला दिया। ये मामला सीधे तौर पर इशारा करता है कि आज भी आजम खान का दबदबा कायम है। उनका एक बयान यूपी में बड़ा भूचाल ला सकता है। एक गलत बयान और बड़ा मुस्लिम वोट बैंक उस दिशा में चल सकता है। हालांकि जांच के बाद ये साफ हो गया है कि आजम खान ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था, जिसके बाद हालात काबू में है। जेल से आने के बाद आजम खान ने जिस तरह से मीडिया इंटरव्यू में अपना दर्द जाहिर किया था, निशाने पर तो अखिलेश यादव भी थे। आजम खान के राजनीतिक महत्व को देखते हुए अखिलेश यादव भी अब फूक फूक कर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन सब रस्म अदायगी ही मानी जा रही है। सिर्फ आजम खान और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का ही ये मामला नहीं है। राजनीतिक दलों में नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुमायूं कबीर इस बात के मिसाल है कि क्षेत्रीय दलों को मुस्लिम नेताओं की परवाह कितनी है। अगर हुमायूं कबीर जैसे मुस्लिम चेहरे का असर होता तो क्या चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को इस तरह बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला लेती? राहुल गांधी बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर सीधा अटैक जरूर करते हैं, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व जैसी तरकीब कांग्रेस की ही निकाली हुई है। मुस्लिम पार्टी के ठप्पे से बचने के लिए कांग्रेस अब पहले की तरह सख्त लहजे में बात नहीं करती। 2024 में राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर भी कांग्रेस असमंजस में थी कि क्या बयान दे और क्या नहीं। खुलकर कांग्रेस का बयान तभी आया जब ममता बनर्जी ने समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। पहले तो कांग्रेस का लहजा भी थोड़ा सख्त ही था, लेकिन कुछ कांग्रेस नेताओं के अयोध्या जाने की बात करने पर राहुल गांधी नरम पड़ गए और राहुल गांधी को कहना पड़ा कि जो जाना चाहता है उसके अयोध्या जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड पर कायम रहेगी। समाजवादी पार्टी में भी पहले वाली बात नहीं दिखती है। जहां मुलायम सिंह यादव जब तक थे उनके तेवर और राजनीति अलग ही नजर आती थी। ज्यादातर मुस्लिम वोट बैंक की तरफ उनका झुकाव साफ नजर आता था, जिसके उदाहरण उनके कई बयान भी हैं। लेकिन अखिलेश यादव के तेवर वैसे नहीं लगते। अखिलेश यादव का रुख वाराणसी की एक हाल ही में हुई घटना से समझा जा सकता है, जहां गंगा में इफ्तार करने के आरोप में हुई गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का कहना था कि उन लोगों ने पुलिस की हथेली गर्म नहीं की, अगर गर्म करी होती तो कार्रवाई नहीं होती। यानी सीधे तौर पर वो इस इफ्तारी वाले मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को घेरते हुए नजर आए। उनका कहना था कि त्योहार कभी भी कहीं पर भी मनाया जा सकता है, वो चाहे घर में हो, घर की छत पर हो, नाव पर हो, कहीं पर भी मनाया जा सकता है। अखिलेश यादव के बयान में वैसा टोन नहीं था जैसा मुसलमानों के लिए मुलायम सिंह यादव की बातों में महसूस किया जाता था। यानी बदलाव तो आया है। अब इस बदलती राजनीति का आगामी चुनाव पर क्या असर होता है? राजनीतिक दल अपनी रणनीति में बदलाव कर क्या सत्ता हासिल कर पाते हैं और क्या बदलती राजनीति के बावजूद मुस्लिम वोटर राजनीतिक दलों के साथ उसी वफादारी के साथ खड़ा रहेगा जैसे पहले रहता था? ये तो आने वाले समय में यानी कि 2026 के बंगाल चुनाव, 2027 के यूपी चुनाव के परिणामों से साफ हो जाएगा। फिलहाल मुस्लिम पॉलिटिक्स पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।